योर मनी के एसआईपी स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता थपलिया। बाजार के ऊंचे रिटर्न की चाहत रखते हैं, लेकिन बाजार के उतार चढ़ाव से डर लगता है। डरते हैं कि कहीं रकम डूब ना जाए। ऐसे लोगों के लिए सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी एसआईपी बाजार में पैसे लगाने का सबसे अच्छा तरीका होता है। लेकिन एसआईपी के तहत हर महीने एक तय रकम म्यूचुअल फंड में निवेश की जाती है। ये है तो अच्छा तरीका, लेकिन कई बार निवेशक जो हैं इसे जारी नहीं रखते हैं और बीच में ही बंद कर देते हैं। इसके क्या फायदे और क्या नुकसान है, इसी पर योर मनी में हम करेंगे आज खास चर्चा। हमारे साथ है रुंगटा सिक्योरिटीज के डायरेक्टर और सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हर्षवर्धन रुंगटा। हर्ष, आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं, यहाँ पर आपको बताते हैं कि हर्ष, हमने देखा है कि कई बार एसआईपी में जो है निवेशक निवेश करना बंद कर देते हैं। तो आज हमने योर मनी में 3 सिनेरियो जैसे क्रिएट किए हैं, जिसके तहत हम बताएंगे कि अगर आप निवेश जारी रखते हैं तो क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा, और अगर रोक देते हैं तो क्या नुकसान और क्या फायदे होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक केस स्टडी यहां पे समझाती हूं। यहां पर 3 निवेशकों ने अप्रैल 2007 से एक फंड में हर महीने, अगर हम अज्यूम करें कि 5,000 रुपए की एसआईपी शुरू की है, उसने एसआईपी जारी रखी और अब उसके फंड की वैल्यू जो है 13.6% के रिटर्न के साथ लगभग 12.25 लाख रुपए के आसपास है। वहीं अगर हम दूसरा सिनेरियो यहां पे कंपेयर करने की कोशिश करें तो दूसरे निवेशक ने निफ्टी की पीई रेशियो 22 के पार निकलने पर एसआईपी बंद कर दी। आज उसका रिटर्न तो लगभग 14.5% से थोड़ा ज्यादा है, लेकिन अगर हम फंड वैल्यू देखें तो ये लगभग 9,37,000 रुपए के आसपास है। लेकिन अगर तीसरे निवेशक की बात करें तो उसने गिरावट में एसआईपी बंद कर दी। उसकी जो फंड वैल्यू है वो लगभग 12.8% रिटर्न के साथ अगर हम देखें तो करीब 10 लाख रुपए हाथ में आई है। तो अब सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है हर्ष कि इन तीनों निवेशकों की स्ट्रैटेजी अगर मैं समझना चाहूं तो वो कैसी रही है। सबसे पहले उस निवेशक की बात करते हैं जिसने पैसे लगाने बंद नहीं किए। कविता, अगर हम एसआईपी की बात कर रहे हैं तो एसआईपी आप करते क्यों हैं? आप इसी के लिए करते हैं क्योंकि आपके पास एक तो या तो लमसम नहीं होता है और आप जैसे आपकी इनकम आएगी उस तरह से आप इन्वेस्ट करते रहेंगे। बिल्कुल। लेकिन मुख्य कारण ये होता है कि हम ये नहीं जानते कि मार्केट किस दिशा में जाएगा। राइट। अगर आपको ये मालूम नहीं है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाला है और उसी के कारण आपने एसआईपी शुरू की थी, फिर जब आप एक मार्केट का डायरेक्शन देखते हैं तो आप उससे घबरा क्यों जाते हैं? हाँ। क्योंकि आपका मकसद ही ये था कि आपको मार्केट टाइमिंग नहीं करनी है। आप लगातार अपने मार्केट में इन्वेस्ट करते रहेंगे। मार्केट अपना एक नया लेवल बनाते रहेगा। मार्केट का आज हम बोल रहे हैं कि ये ऑल टाइम पीक पे है, लेकिन हो सकता है ये बॉटम बन रहा है, नया बॉटम बन रहा हो। आई डोंट नो, ना ही किसी को मालूम है इस बारे में। अगर हम देख रहे हैं कि जो इकोनॉमी के डेवलपमेंट हो रहे हैं, आपको अगर इकोनॉमी में कॉन्फिडेंस है, आपकी सरकार पे कॉन्फिडेंस है कि जो पॉलिसीज बनाई जा रही हैं, जीएसटी हो गया, डीमोनेटाइजेशन हो गया, या कोई भी आप पॉलिसीज देखिए, और अगर ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं हम, एक नया लेवल बन सकता है, उसमें क्या हर्जा है? बिल्कुल। तो यहाँ पे ओवरऑल जैसे कि हम कहते भी हैं कि अगर आपको बाजार में लंबे अवधि के हिसाब से रहना है और अगर आप जोखिम नहीं उठा सकते हैं तो म्यूचुअल फंड्स का जरिया आप अपना सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली शेयर बाजार को नहीं समझते हैं या उसका जोखिम नहीं उठा सकते हैं, ऐसे में रणनीति वाइज मैं चाहती हूँ कि हम थोड़ा दर्शकों को समझाएं कि अगर पहले निवेशक ने जैसे कि एसआईपी तो बंद नहीं की है, रिटर्न देखिए उसको लगभग 13.6% का मिला है, और अगर हम फंड वैल्यू की बात करें तो वो 13.6% के रिटर्न के साथ साथ लगभग 12.2 लाख के आसपास रही है। इसकी तुलना में अगर दूसरे निवेशक की अगर हम बात करें, अगर उसने एसआईपी बंद कर दी बाजार के ऊपर जाने पर, तो हम देख रहे हैं कि फंड वैल्यू में यहां पर गिरावट आई है। ये किस वजह से? हालांकि रिटर्न जो है वो बढ़ा है। कविता, इसमें कंट्रीब्यूशन भी कम गया है। हम अगर प्रिंसिपल कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं, अगर उन्होंने इन्वेस्टमेंट करना ही बंद कर दिया, निफ्टी जब 22p के मल्टीपल के ऊपर चला गया तो उनका कंट्रीब्यूशन भी कम हुआ है, तो उसके बेसिस पे फंड वैल्यू भी कम होगा। कंट्रीब्यूशन को आप सिंप्लीफाई करके अगर समझा सकें तो? अगर आप एसआईपी कर रहे हैं और आपने एसआईपी, हमने एक पीरियड कैलकुलेट किया 2007 से लेके आज तक का, जितनी आपने इसमें निवेश किया है वो भी तो आपके फंड वैल्यू का हिस्सा बनता है। रिटर्न अपने आप में, रिटर्न जो जनरेट करते हैं प्रिंसिपल पे जो आपने निवेश किया है। क्वेश्चन ये है कि निफ्टी जब 22 क्रॉस किया और आपके दूसरे निवेशक ने इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दिया, उनका डेफिनेटली जो अक्यूमुलेशन होना था, जो कॉर्पस इकट्ठा करना था, वो हुआ नहीं है।
अब ये सवाल उठता है कि अगर आपके गोल्स, अगर हम वैल्यूएशंस की बात कर रहे हैं अभी प्योरली वैल्यूएशन पे, अगर आपके गोल्स 1 या 2 साल बाद हैं, मतलब आपका जो ऑब्जेक्टिव है, आपको जो पैसों की जरूरत थी वो 1 या 2 साल बाद है अभी, सो आप मार्केट टाइमिंग फिर सोचने की फिर भी आप एक इच्छा रख सकते हैं। कारण ये है कि मार्केट अभी ऑल टाइम पीक पे है और आपके लक्ष्य जो है वो 1 साल या 2 साल दूर है, तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि मैं प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ, मुझे और चांस नहीं लेना है। अच्छा। मेरे प्रॉफिट होना था, जितना मुनाफा होना था, वो मुझे मिल रहा है आज की तारीख में, और हो सकता है कि 1 साल बाद मार्केट या तो फ्लैट रहे या गिर जाए, बिल्कुल, तो उसमें मुझे चांस नहीं लेना है। लेकिन अगर आपका लक्ष्य 5 या 10 साल दूर अभी भी है, तो आप मार्केट को टाइमिंग क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल, आप ये देखिए कि मार्केट अपनी प्राइसिंग करते रहेगा, कभी सस्ता होगा, कभी महंगा होगा। हाँ। लेकिन अगर एक ग्रोइंग इकोनॉमी है तो उसमें शायद आप आज कोई खरीद रहे हैं, लेकिन आप अच्छी चीज खरीद रहे हैं, हाँ, क्योंकि ग्रो हो रही है, जिसका आगे चलकर आपको मुनाफा भी होगा। तो ये तो अगर बाजार में गिरावट में अगर आप एसआईपी बंद कर देते हैं, जैसा कि उदाहरण हम आपको दिखा भी रहे हैं, फंड वैल्यू तीसरे निवेशक की यहाँ पे 12.8% के रिटर्न के साथ लगभग 10 लाख रह गई, तो ये तो भारी नुकसान मैं कहूंगी इन्हें झेलना पड़ा है। वेल, एक सिंपल लॉजिक है, अगर आप कोई भी चीज खरीदने जाते हैं और आपको कोई सेल पे मिल रही हो, तो आप खरीदेंगे कि उसे नहीं खरीदेंगे? बिल्कुल, हाँ। सो इसी प्रकार अगर फिर से हम बात कर रहे हैं इकोनॉमी में, अगर एक अच्छी कंपनीज हैं, मार्केट गिरने की जो बात होती है वो बेसिकली अंडरलाइंग स्टॉक्स गिर रहे हैं, उनके जो कंपनीज उनके भाव गिर रहे हैं। बिल्कुल। सो एक ऐसा सिचुएशन आया है जिसमें आप देख रहे हैं कि कुछ तो तकलीफ हुई है, कुछ टर्मोइल हुआ है, जिसकी वजह से इकोनॉमी में थोड़ा स्लो डाउन हुआ है, और उस समय आपको जो शेयर प्राइसेस हैं गिरे हुए हैं, उसके लिए कंपनीज आपको थोड़ी सस्ती में मिल रही हैं। अभी आप एसआईपी कॉन्सेप्ट फिर से कंसंट्रेट करिए। आपने जो शुरू किया था इसी के लिए किया था, क्योंकि आपको मालूम नहीं था मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। बिल्कुल। तो अभी नीचे जा रहा है, तो आप क्यों घबरा रहे हैं? यही तो आपका ऑब्जेक्टिव था कि अगर नीचे भी जाए तो मैं खरीदते रहूंगा, बढ़ेगा तो भी मैं खरीदते रहूंगा। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपका लक्ष्य कितना दूर है। बिल्कुल। अगर लक्ष्य आपका 5-10 साल अभी और भी है, तो आप क्यों फिर उसमें घबराने हैं? और इनफैक्ट जब मार्केट नीचे गिरता है और आपके पास लिक्विडिटी होती है और आपका जो जो गोल है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो 10-15 साल दूर है, तो आप एसआईपी बढ़ाने की सोच सकते हैं, क्योंकि यही मौका है जिसमें आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने मिलेगा इन बेटर कंपनीज एट लोअर प्राइस। अभी एसआईपी का जो कॉन्सेप्ट है, आप एसआईपी हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट करते हैं। मान लीजिए आप 10,000 रुपए हर महीने आपके निवेश में एक तरह से अनुशासन लाता है। जो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की हम बात करते हैं, ये जरिया म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने का इसीलिए है ताकि आप निर्धारित रूप से अनुशासन मेंटेन कर सके अपने इन्वेस्टमेंट में, अपने निवेश में, और बाजार में गिरावट हो या बाजार नए लेवल पर पहुंच गया है ऊंचाई के, आप अपना निवेश जो है वो लगातार बरकरार रखें, अगर आपका नजरिया खासतौर से लंबी अवधि का है। एब्सोल्युटली। और एसआईपी का एक फायदा और है कि आपने 10,000 रुपए हर महीने निवेश कर रहे हैं, मार्केट जब गिरता है तो उसी 10,000 रुपए से आपको ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं। बिल्कुल, हाँ, ठीक है। और जब मार्केट बढ़ता है तो एनएवी बढ़ जाती है, तो आपको उसी 10,000 रुपए में आपको कम यूनिट्स मिलते हैं। सो इन शॉर्ट आप वही कर रहे हैं, बाय मोर व्हेन इट फॉल्स। जब मार्केट गिरता है तो आप ज्यादा खरीदिए, और जब ऊपर जा रहा है तो कम खरीदिए। तो आपके 10,000 रुपए से जब आप एसआईपी करते हैं, ये ऑटोमेटिकली हो जाता है। सो आपको वो चीज घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ पर क्योंकि फंड्स की एनएवी भी गिरती है, रिटर्न भी गिरता है, तो जब मैं अपनी स्टेटमेंट देख रही हूँ म्यूचुअल फंड्स की, तो मैं रिटर्न पे ध्यान दूं या मैं एनएवी पर ध्यान दूं? एनएवी को आप समझाएंगे कैसे? बिकॉज इसको लेके हमें बहुत सवाल आते हैं। सो वेल, एनएवी बेसिकली और कुछ नहीं है, आपका एक यूनिट प्राइस है। ओके, अगर हम परसेंटेज पॉइंट्स में देखते हैं, मान लीजिए एक 10 रुपए में, जो एक न्यू एनएफओस के टाइम भी बहुत जरूरी है कि निवेशक ये चीज को जाने, कि 10 रुपए में कोई चीज मिल रही है, इसका मतलब नहीं कि वो सस्ते में मिल रही है। तो आपने अगर 10 रुपए में एनएवी 10 रुपए में आपने इन्वेस्ट किया है, और वो एनएवी 1 साल बाद 11 रुपए हो जाती है, तो आपका जो गेन्स है वो 10% हुआ। और यही कोई कोई दूसरा फंड है जो 15 साल से ऑपरेशनल में है, उसका मान लीजिए एनएवी 100 रुपया है, और वो आपका 10% से बढ़ता है, तो 110 रुपया हो जाएगा। सो ऐसा नहीं, ये गलत मानना है कि 10 रुपए का एनएवी जब 11 रुपया होता है तो आपको प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, या 100 रुपए का जब 110 हो रहा है तो आपको प्रॉफिट ज्यादा हो। वो एक्चुअली एक गलत फहमी है, क्योंकि इंक्रीज जो हुआ वो तो 10% का ही हुआ है। बिल्कुल। सो परसेंटेज आपको देखना है, इवेंचुअली एनएवी इममटेरियल हो जाता है। आपको ये देखना कि आपने अपने निवेश पे कितना कमाया। 100 रुपए की एनएवी अगर 110 हुआ है तो आपने 10% कमाया, और आपके 10 रुपए की एनएवी अगर 11 रुपए हुई तो आपने 10% कमाया। बिल्कुल। सो इवेंचुअली आपको जो हाथ में आने वाला वो है रिटर्न।
NAV से कुछ लेना देना इन दैट कॉन्टेक्स्ट नहीं है। तो हाल ही में जो हम बाजार का स्तर फिलहाल देख रहे हैं, जिस तरह का उतार चढ़ाव बाजार में लगातार हम देख रहे हैं, अभी के सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए आप निवेशकों को क्या सलाह देंगे? वेल, एक सिंपल ये बहुत सिंपल है, हम इसे बहुत कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। आप ये सब एक चीज समझ के रखिए, आप अगर एक इक्विटी एलोकेशन कर रहे हैं, इक्विटी में आपका जो ऑब्जेक्टिव है उसमें टाइम होराइजन आपके पास 5, 7 या 10 साल के ऊपर होना चाहिए। अगर वो टाइम आपके हाथ में अभी भी है तो आप SIP अपनी कंटिन्यू करते रहिए, क्योंकि इक्विटी आपको आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए और आपको एक्यूमुलेट करते रहना है। अब आप ये चीज समझिए कि अगर आप इक्विटीज में निवेश नहीं करते, मान लीजिए मार्केट बहुत ऊंचा लग रहा है आपको, आप इक्विटीज में निवेश नहीं करते हैं, तो आपको ये भी देखना है कि अगर आप इक्विटी में निवेश नहीं कर रहे हैं तो क्या आपके पास कोई दूसरा एसेट क्लास है जिसमें आपको इतना ही हाई पोटेंशियल आगे जाके मिलने की गुंजाइश है कि नहीं। विच मीन्स अगर आप इक्विटी में नहीं कर रहे हैं तो आप डेट की तरफ जाते हैं। डेट में आपके पास जो ऑप्शंस आज की तारीख में है वो 6.5% फिक्स डिपॉजिट है, आपके 7.8% PPF है, या आपके ऐसे कोई प्रोडक्ट है जो आपको 10% के नीचे ही रिटर्न्स देगा। सो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए कि लंबी अवधि का आपके पास अगर है तो आप आज जो हाई मार्केट आप जो समझ रहे हैं उसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो छोटा फिगर अमाउंट ही है। हाँ, बिल्कुल। वो SIP के जरिए आप एक इंस्टॉलमेंट ही दे रहे हैं आज की तारीख में। ऐसा नहीं है कि आपके पूरे पोर्टफोलियो आपने उतनी हाई लेवल पे खरीदा है। और ये अगर मार्केट का नया लो हुआ तो हम ये नहीं जानते, एक नया बॉटम बन सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और SIP की सबसे खूबसूरत बात तो ये है कि 100 रुपए से भी आप निवेश की प्रक्रिया की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि मुझे पैसे बचाने पड़ेंगे, उसके बाद इकट्ठा करने पड़ेंगे और फिर मैं निवेश करूंगा, तो ये बहुत गलत सोच है, क्योंकि SIP इस तरह का खूबसूरत प्रोडक्ट है, ऐसा जरिया है जहां पर आप मिनिमम 100 रुपए से SIP की शुरुआत कर सकते हैं और बाजार में एंट्री ले सकते हैं। एब्सोल्युटली। इनफैक्ट अगर हम इसे एक स्टेप आगे बढ़ाएं, खुद तो हम SIP करनी चाहिए, वो तो बात है ही, और जो कर रहे हैं और जो उनका फायदा जानते हैं, आपके घर में जो काम करते हैं, आपके जो हेल्पर्स हैं, डोमेस्टिक हेल्पर्स हैं, आपके ड्राइवर्स हैं, आप उन्हें एनकरेज करिए, क्योंकि बहुत कम अमाउंट से उन्हें निवेश शुरू करना है। 100 रुपया है, 500 रुपया है, उन्हें एनकरेज करिए, उनसे एक बार सिर्फ मिनिमम अमाउंट की SIP शुरू करवाइए। वो जब 5-6 महीने देखेंगे कि उनका फंड कैसे परफॉर्म कर रहा है, 1 साल हो जाएगा तो शायद वो भी अपना एलोकेशन बढ़ाएं। तो ये आपकी खुद की तरफ से एक फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल एजुकेशन होगा जो आप अपने साथ जो काम करते हैं उनके लिए आप कर सकते हैं। और खासतौर से वो तमाम युवा दर्शक जो पॉकेट मनी बचा बचा कर निवेश की प्रक्रिया शुरू करना चाहते हैं, या वेल्थ क्रिएशन एक बहुत ही आम गोल है, आम लक्ष्य है, जिस पर सवाल हमसे पूछे भी जाते हैं, तो आप SIP के जरिए जो है, चाहे आपकी कोई भी उम्र हो, कितनी भी उम्र हो, अगर आपके लक्ष्य निर्धारित अभी ना भी हो, आगे चल के शायद हो जाए, तो आप SIP से निवेश की शुरुआत तो यहाँ पर कर ही सकते हैं। ये युवा दर्शकों के लिए खासतौर से बहुत अच्छी बात है। सो इनफैक्ट अगर हम कॉलेज स्टूडेंट्स या मैनेजमेंट स्टूडेंट्स जो भी काम में आने वाले हैं, वो गोइंग टू स्टार्ट वर्किंग, अगर हम उनकी बात करते हैं तो उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो एक छोटे अमाउंट से SIP शुरू करें। बिल्कुल। उसमें वेल्थ क्रिएशन शायद एक ऑब्जेक्टिव नहीं है, क्योंकि पॉकेट मनी लिमिटेड होती है। तो उसमें आप 100 रुपया, 500 रुपया, जो भी आपका मिनिमम आपका है, उससे आप शुरू करिए। उसके 2-3 फायदे हैं। पहली बात है कि आप एक यंग उम्र में ही आप एक इन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया शुरू करते हैं। और एक छोटे अमाउंट से जब आपके हाथ में वो स्टेटमेंट हर 3 महीने, 6 महीने से आपके हाथ में स्टेटमेंट आएगा, क्योंकि आपके पैसे लगे हुए हैं उसमें, आप उसे ध्यान से पढ़ेंगे भी, और उसे ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको सीखने बहुत सारी चीज मिलेगी। ये करते करते अगर आपको एक्सपीरियंस 1-2 साल का हो गया, फिर यकीन मानिए जब आप काम में एक्चुअल जॉब पे लगेंगे, जब आपकी एक्चुअल इनकम आने लगेगी, आप एक स्टेप आगे होंगे, और उस समय से ही आप फर्स्ट इनकम से, फर्स्ट सैलरी से आप अपना SIP एक अच्छी तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास एक बहुत ही छोटे कॉस्ट में आपने एक्सपीरियंस 2 साल पहले ही ले लिया है। सो एक फाइनेंशियल एजुकेशन का इनिशिएटिव भी अगर हम देखें, सो कॉलेज स्टूडेंट्स अपनी पॉकेट मनी बचाएं तो बजटिंग हो जाती है, एक अच्छी हैबिट होती है, और जब वो काम पे लगे तो वो एक्चुअल SIP शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पे SIP को लेके आपकी तमाम उलझने जो है हमने सुलझा दी, लेकिन अगर फिर भी कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं तो WhatsApp नंबर फ्लैश हो रहा है, नाम के साथ सवाल भेजिए, साथ ही @kavitath पे सवाल भेज सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं अपने कॉन्टैक्ट नंबर के साथ। योर मनी में वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जुड़ेंगे दर्शकों के साथ, बने रहें।
योर मनी में यहाँ पर लेंगे हमारे दर्शकों के सवाल, और पहला सवाल नई दिल्ली से अनिल कुमार चावला का लेंगे। इनकी उम्र 60 साल की है और इन्होंने निवेश पर लेके अपने सवाल हमसे पूछे हैं। निवेश को लेकर म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं और निवेश में जो इन्होंने विकल्प चुना है वो डिविडेंड पे आउट का है। ये पूछ रहे हैं कि इनकी उम्र के मुताबिक ये जो निवेश का विकल्प इन्होंने चुना है वो सही है या नहीं। साथ ही ये पूछ रहे हैं कि SIP या एक मुश्त निवेश करने में क्या अंतर है, फायदा ज्यादा किसमें होगा। साथ ही इनका सवाल ये भी है कि म्यूचुअल फंड्स और ETF में फर्क क्या होता है और किसके मुताबिक इनमें निवेश करना चाहिए, किन बातों को ध्यान में रखते हुए इनमें निवेश करना चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। 3 पहलू हैं इनके सवाल के, एक एक करके तीनों का जवाब देंगे। सबसे पहले तो इन्होंने निवेश का जो विकल्प चुना है उसके बारे में आप मुझे बताइए। डिविडेंड पे आउट, इनकी उम्र के मुताबिक तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा क्योंकि इन्हें लिक्विडिटी की जरूरत होगी, शायद रिटायर हो चुके हैं और एक रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम भी चाहिए होगी। एब्सोल्युटली, इनकी उम्र है 60 साल जैसे उन्होंने खुद बताया है और इन्होंने डिविडेंड पे आउट ऑप्शन लिया है। इनके पास इक्विटी, डायरेक्ट इक्विटी भी है, म्यूचुअल फंड स्कीम्स में भी निवेश कर रहे हैं। सो वेल अनिल जी, ये एक स्वाभाविक बात है कि अगर आपकी कैश फ्लोज, आपको रेगुलर कैश फ्लोज चाहिए और आपके निवेश से ही वो आना है तो डिविडेंड पे आउट ऑप्शन एब्सोल्युटली सही है। मतलब उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि आप डिविडेंड पे आउट ऑप्शन दीजिए, जो कैश फ्लोज आते हैं वो आपके डे टू डे एक्सपेंसेस में आपके काम आ जाएंगे। अब जहाँ तक दूसरे सवाल का उनका दूसरा सवाल है वो ये है कि लमसम इन्वेस्टमेंट करें कि SIP के जरिए निवेश करें। सो वेल लमसम इन्वेस्टमेंट्स का आप समझिए कि आज आप एक मार्केट का एक लेवल है जिसमें आपने निवेश किया। अगर लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस पर जो प्रॉफिट होने लगती है वो आज से ही पूरी होने लग जाती है अगर मार्केट ऊपर जाता है। उसी प्रकार अगर मार्केट नीचे जाता है तो आपको पूरे अमाउंट पे आपको लॉस होने लग जाता है, दिखाई देगा। सो लमसम इन्वेस्टमेंट एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड प्रोडक्ट है और SIP उसी का ऑपोजिट है। आप क्या कर रहे हैं कि आपका 1 लाख रुपए आपको निवेश करने थे, आपने एक मुश्त नहीं करके आपने उसे छोटे छोटे अमाउंट्स में किए। सो आपने 8,000 रुपया हर महीने का 1 साल तक डिवाइड कर लिया। सो पहले महीने में आपका 8,000 रुपया ही निवेश हुआ है। मार्केट अगर बढ़ता है तो आपको जो प्रॉफिट है वो 8,000 पे होने वाली है। अगर जो लमसम इन्वेस्टर है उसे पूरे 1 लाख रुपए पे प्रॉफिट होने लगती है। सो नेचुरली प्रॉफिट 1 लाख रुपए वाले को ज्यादा होगा। उसी प्रकार मार्केट गिरता है अगर, तो आपका नुकसान सिर्फ पहले 8,000 रुपए पे ही होने वाला है और जो लमसम इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए किए थे उनका पूरा 1 लाख पे निवेश पे नुकसान होगा। सो लमसम करें या SIP करें, ये एक्चुअली डिपेंड करता है कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं और आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर आप 60 की उम्र में आप पूछ रहे हैं कि लमसम करूं कि SIP करूं, नेचुरली हम आपको ये सजेस्ट करेंगे आप SIP करिए। लेकिन ये इसी चीज को, अगर इनके पास, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ, कि अगर इनके पास कोई एक मुश्त रकम है तो STP के जरिए बाद में वो SIP कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। सो अगर नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि जरिया क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, वो है SIP। अब ये है कि अगर आपके पास एक मुश्त रकम आज की तारीख में है तो आप उसे बैंक में ना रखें, आपके बैंक सेविंग्स अकाउंट में मत रखिए, उसे आप एक लिक्विड फंड में, एक फंड हाउस जो भी AMC आप डिसाइड करते हैं उसमें उनके लिक्विड फंड में पार्क कर दीजिए पैसे, तो उस पर जो रिटर्न आना है वो आपको आते रहेगा। और आप एक STP सेटअप करेंगे जो है सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। SIP क्या होता है कि पैसे आपके बैंक अकाउंट में है और वहां से लिए जाते हैं और इक्विटी फंड में निवेश होता है। STP का सिर्फ एक डिफरेंस है, आपके अकाउंट में नहीं रह के वो आपके लिक्विड फंड में रहता है और वहां से हर महीने वो एक जो भी अमाउंट आप डिसाइड करेंगे वो अमाउंट इक्विटी फंड में ट्रांसफर होता है। सो हो गया सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। सो इस जरिए से आप इक्विटी में निवेश कर सकते हैं और अपना जो पूरा लमसम है वो एक पीरियड डिसाइड कर लीजिए, 1 साल में, 5 साल में आपको निवेश करना है तो धीरे धीरे आप उसे इक्विटी में ट्रांसफर कर सकते हैं। साथ ही इनका एक और सवाल था कि फंड के प्रदर्शन को हम कैसे समझें। ये पूछ रहे हैं कि अगर फंड ने पास्ट में, अगर फंड की पहले की परफॉर्मेंस अच्छी रही है तो क्या इस बात से ये पता चलता है कि भविष्य में भी उस फंड की परफॉर्मेंस वैसे ही रहेगी या उससे बेहतर होगी? नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। इनफैक्ट हम अगर एक रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट भी देखें तो उसका एक डिक्लेरेशन है कि पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट इंडिकेटिंग ऑफ द फ्यूचर परफॉर्मेंस। सो बेसिकली आप समझिए कि जो पास्ट में हुआ है ये जरूरी नहीं है कि वही फंड उतना ही रिटर्न या उससे बेटर रिटर्न आगे दे पाएगा। लेकिन हम पास्ट हिस्टोरिकल डेटा देखते हैं क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि फंड की पेडिग्री क्या रही है। फंड अगर 15 साल से मार्केट में है तो 15 साल में कितने बेयर फेज आए, कितने बुल फेज आए, तो उस समय उन्होंने कैसा प्रदर्शन दिया, तो उससे एक इंडिकेशन फ्यूचर का मिलता है, लेकिन वो कोई भी हालत में आपको अश्योरेंस नहीं होता। आखिरी सवाल, ETF और म्यूचुअल फंड में क्या फर्क है? समय कम है तो आप समझाएं संक्षेप में। सो वेल, इन सिंपल वर्ड्स, ETF जो है वो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। सो उसका अंडरलाइंग एक बास्केट ऑफ स्टॉक्स
स्टॉक्स होता है, हम एक सिंपल एग्जांपल के साथ बात करते हैं तो आप अगर सेंसेक्स ETF ले लीजिए या निफ्टी ETF ले लीजिए, सो जो निफ्टी की कंपनीज हैं या जो सेंसेक्स की कंपनीज हैं वही उसका कॉम्पोजिशन होता है, और जो खरीद बेच है वो आप एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे करते हैं, आप उसे फंड हाउस के थ्रू नॉर्मल खरीद बेच नहीं करते। म्यूचुअल फंड भी एक बास्केट ऑफ स्टॉक्स है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ एक इंडेक्स को रेप्लिकेट करे, उनके खुद के ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे भी हो सकता है। सो ऐसे कोई फर्क नहीं है, बाय एंड लार्ज दोनों एक कलेक्टिव स्कीम ही है, लेकिन एक एक्सचेंज पे होता है और एक अदरवाइज। तो सिंपल वर्ड्स में हम फिलहाल यही बता पाएंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं अनिल जी के तमाम सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। इसी के साथ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। मनी में आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल लेते हैं निखिल कुलकर्णी का। 34 साल की इनकी उम्र है और इन्होंने लगभग 8 फंड में निवेश किया हुआ है। पोर्टफोलियो की तमाम डिटेल्स हमें दी हुई है, जहां पर ये हर महीना SIP कर रहे हैं। इन्होंने कई सारी AMCs को रिपीट भी किया है, यानी एक ही फंड हाउसेस की लगभग 3 स्कीम्स भी हैं इनके पास। और इन्होंने टर्म प्लान लिया हुआ है HDFC क्लिक टू प्रोटेक्ट का, और 1.5 करोड़ का इनका टर्म प्लान का कवर है। फंड का चुनाव कैसा है हमसे पूछ रहे हैं, हालांकि इन्होंने अपने लक्ष्य के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं दी है। साथ ही ये भी नहीं बताया कि जो 8 फंड पोर्टफोलियो में शामिल किए हैं वो कहीं से सलाह लेके किए हैं या खुद रिसर्च वर्क की है। तो खैर, हमारे साथ फोन लाइन पे निखिल हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। निखिल, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ। निखिल, क्विकली मुझे ये बताइए कि 8 फंड्स पोर्टफोलियो में शामिल किए हैं, सलाह लेके किए हैं? बिकॉज मैं देख सकती हूँ यहाँ पे सेक्टोरल फंड्स भी हैं, आपने लार्ज कैप और मिड कैप में भी अपना पोर्टफोलियो बनाया हुआ है। हाँ। सलाह ली है आपने किसी से? मैंने ये आपका शो देख के ही किया है। अच्छा, आपके गोल्स क्या है? मतलब 20 साल बाद मुझे 5 करोड़ चाहिए। क्यों चाहिए आपको 20 साल के बाद 5 करोड़? मतलब बच्चे की पढ़ाई, उसकी शादी और रिटायरमेंट के लिए। अच्छा, तीनों लक्ष्य के लिए आपको केवल 5 करोड़ रुपए चाहिए। तो अभी फिलहाल निवेश आपका 17,000 के आसपास है, इसको आप बढ़ाने की भी उम्मीद रखते हैं? हाँ हाँ, है ना? ठीक है, चलिए बताते हैं आपको 8 फंड्स कैसे हैं। क्लियर है बहुत इनका गोल? 5 करोड़ रुपए चाहिए 20 साल के बाद, बच्चे की पढ़ाई के लिए भी, शादी के लिए भी और रिटायरमेंट के लिए भी। लमसम इनकी डिमांड है कि एक मुश्त आ जाए पैसे। क्या आप आएंगे? सो वेल, अगर हम पोर्टफोलियो कॉम्पोजिशन की पहले बात करें और फिर आप वेदर ये जो टोटल अमाउंट है आपका 17,000 प्लस आपने ये भी बताया कि आपको कुछ 9,000 रुपए और जोड़ने हैं, तो टोटल 26,000 आपका इन्वेस्टमेंट होगा। 20 साल में आई थिंक आप 5 करोड़ इकट्ठा कर लेंगे इस अमाउंट से, वैसे कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब अगर हम पोर्टफोलियो कॉम्पोजिशन की बात कर रहे हैं, सो आप जो करंट 17,000 रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें आपके पास 8 फंड है, और जो आपने स्कीम्स चूज की हैं वो अपने आप में ठीक है, लेकिन आपको ये देखना है कि वो पूरे सब साथ में अगर हम 8 मिलाते हैं तो क्या आपको एक पोर्टफोलियो का कंपोजिशन करके दे रही है कि नहीं। सो आपने जो सिर्फ नाम सुन के आपने इन्वेस्ट किया है वो तरीका एक्चुअली सही नहीं है। आप कैसे अपना इक्विटी पोर्टफोलियो बनाते हैं? मान लीजिए अभी आपको 26,000 रुपए हर महीने के निवेश करने हैं, तो आप ऐसा बनाएंगे पहले कि 50% उसका जो है वो आप लार्ज कैप कंपनीज में निवेश करेंगे, क्योंकि वो पोर्टफोलियो आपके लिए एक स्टेबिलिटी देगा अमंगस्ट इक्विटी पोर्टफोलियो। 30% आप मल्टी कैप फंड्स में निवेश करेंगे, जिसका कोई क्लियर मैंडेट नहीं है कि भाई आप लार्ज कैप मिड कैप करना है, वो फंड मैनेजर अपनी वैल्यूएशन के बेसिस पे वो उसमें स्विच करते रहते हैं। और आप एक 20% जो है वो एक एक्सक्लूसिव मिड कैप कैटेगरी में एक्सपोजर ले सकते हैं। और हर कैटेगरी में आप 1 या 2 स्कीम मैक्सिमम रखिए, तो आपके पास 5 या 6 स्कीम के अंदर आपका पूरा इन्वेस्टमेंट हो जाता है जी। आपके 26,000 रुपए के लिए मैं क्विकली आपको बता दूं आप किस तरह डिवाइड कर सकते हैं। SBI ब्लू चिप फंड में आप 7,000 रुपए निवेश करें, फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप में 6,000, जी सर, ICICI वैल्यू डिस्कवरी में 7,000, कैनरा रिबेको इमर्जिंग इक्विटी में 3,000 एंड HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज। चलिए, तो इन तमाम फंड्स में आप निवेश की रणनीति बना सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आज शो पे आने के लिए हर्ष। और योर मनी में मुझे भी इजाजत दीजिए, लेकिन आप सवाल पूछ सकते हैं, तमाम डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रही हैं। फिलहाल इजाजत दें, नमस्कार।